दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव में एक सचिन नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो लोग बहुत ही गरीब थे। सचिन अपने कच्ची घर में बड़े ही खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सचिन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ उसकी पत्नी एक दिन गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही सचिन को ये खबर मिलती है, सचिन ये बात सुन करके बड़ा ही खुशी हो जाता है और अपने ही मन में सपना देखने लगता है कि मेरा भी एक बच्चा होगा और उस बच्चे को मैं पढ़ा लिखा करके अच्छा संस्कार दे करके एक बहुत ही बड़ा इंसान बनाऊंगा। इसी जोश और जुनून के साथ में वो प्रत्येक दिन अपने काम पर चला जाया करता था और उसके बाद दिनों दिन वो और भी ज्यादा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करने लगता है। और इसी तरह से समय बीतते चला जाता है। एक दिन फिर वो आ जाता है कि उसकी पत्नी का डिलीवरी का समय आ जाता है और उस दिन सचिन मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था और तब तक में उसकी पत्नी को दर्द होने लगता है। तभी पड़ोस के लोग उसे ले जा करके हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद सचिन को ये खबर पहुंचा दिया जाता है, उसकी पत्नी का डिलीवरी का समय आ गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम जल्द से जल्द आ करके अपनी पत्नी को संभालो। अब सचिन ये खबर सुन करके मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मेरा भी एक बच्चा आ जाएगा, हम भी घर में 3 सदस्य हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक वो दोनों पति पत्नी ही अपने घर में रहा करते थे, उसके साथ और भी कोई नहीं रहने वाला था। कुछ पैसों का इधर उधर से इंतजाम करता है और फिर अपने पत्नी के पास में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो रास्ते में हॉस्पिटल जा रहा होता है, तभी उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और ये बात जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है, उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाती है और उसकी पत्नी जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगती है और भगवान से कहने लगती है कि भगवान, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ आपने ऐसा किया। एक ही तो मेरे पास सहारा था और उसे भी आपने छीन लिया। अब दोस्तों, हॉस्पिटल में जो आसपास आदमी थे वो लोग इस बात को सुनते हैं तो फिर उसे समझाने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं है, शांत हो जाइए। ऐसा कह करके वहाँ के लोग उसे सांत्वना देते हैं और उसके बाद अस्पताल में सही सलामत उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। अब वो अपने बेटे को गोद में ले करके बार बार यही सोचा करती थी कि अब इसका किया क्या जाए। और फिर दोस्तों, उसके बाद बस्ती वाले सभी लोग इकट्ठा हो करके सचिन का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। सचिन की पत्नी सचिन के गम में पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बार बार यही कहा करती थी कि भगवान, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था। और फिर अपने बेटे को गले से लगाते हुए वो यही सोचती है कि देखते हैं, जो होना था सो तो हो गया, अब आगे क्या होता है इसे भी देखते हैं। और फिर वो ये निर्णय लेती है कि अपने बच्चे को ही देख करके अपना जीवन बिताएगी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाएगी, जो कि सचिन और उसका दोनों का सपना था। अब दोस्तों, कुछ दिन तक तो बीतता है, उसके आस पड़ोस वाले उसकी मदद कर देते हैं, उसकी भरण पोषण का इंतजाम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कुछ दिन तक बीत जाता है तो उसके बाद आस पड़ोस वाले भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाते हैं और तब तक उसका बेटा लगभग 6 महीने का हो चुका था और वो इधर उधर काम करने की तलाश करने लगता है। वो प्रत्येक दिन इधर उधर दूसरे के घर में काम किया करती थी और उसके बाद उससे जो मिलता था उससे अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी थी। अब दोस्तों, इस तरह से समय काटते हुए लगभग 4 साल बीत जाता है। उसके बाद उसका बच्चा पढ़ने लिखने के लायक हो जाता है, तो फिर वो अपने बच्चे का एडमिशन गांव के ही एक स्कूल में उस लड़के का एडमिशन करवा देती है और फिर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगती है और अपने बच्चे को भी अच्छे से पढ़ाने लगती है। दोस्तों, उसका जो बेटा होता है वो भी काफी समझदार था। वो भी अपने पारिवारिक हालत को समझ रहा था। अपनी माँ को देख करके उसे सब कुछ पता चल रहा था, इसलिए वो अपने माँ के काम में भी मदद कर दिया करता था और उसके बाद पढ़ाई भी वो मन लगा करके करता है। अब दोस्तों, इस तरह से समय बीतते रहता है। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसके बाद उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो दवाई भी नहीं ले रही है। ये बात जान करके लड़का उस दिन स्कूल नहीं जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास जा करके तुम्हारे लिए कुछ दवाई ले आता हूँ, तुम दवाई को समय पर खाना और उसके बाद ठीक हो जाना। इतने में उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल आता है। वो सोचने लगती है कि मेरा इतना छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा
कितना अच्छा बोल रहा है। वो अपने बेटे को अपने पास में बिठाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरे लाल, मैं अब जाने वाली हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे अब तुम्हारे पिताजी के पास जाना होगा और फिर मेरे पीछे तुम्हें यहाँ रह करके बहुत ही अच्छे से अपने आप को रखना होगा। कभी भी किसी के पास तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब जो वो 12 साल का बच्चा है वो भी रो पड़ता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम रहने दो, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुरंत डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर के आता हूँ, उसे तुम खाओ, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। तो फिर उसकी माँ उसे रोकती है और उसके बाद कहती है कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता है, बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन बेटा मुझसे तुम एक वादा करो कि ज़िंदगी में मेरे जाने के बाद तुम कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, कभी किसी से मांग करके नहीं खाओगे, अपनी परवरिश खुद अपने आप से करोगे। उसके बाद ये बात सुन करके उसके बेटे के आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो अपनी माँ के सिरहाने से कुछ पैसे निकालता है और उसके बाद दौड़ करके भागते हुए अपने डॉक्टर के पास में चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, इधर उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। तब तक आसपास वाले को मालूम चलता है और उसके बाद उधर से उसका बेटा भी अपनी मुट्ठी में दवाई को लेते हुए आ रहा होता है। और फिर आते ही जैसे ही देखता है कि मेरी माँ मर चुकी है, वो भी काफ़ी फूट फूट करके रोने लगता है। अब जो आसपास वाले वहाँ पर लोग होते हैं वो उस बेटे को संभालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ, ये तो दुनिया का नियम है, ये तो विधाता ही तय करते हैं कि कब किसको यहाँ से जाना है। ऐसा कह करके उस बच्चे को समझाते हैं और उसके बाद उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन तो उसका गुजारा चल जाता है क्योंकि उसकी माँ घर के अंदर कुछ रुपया जमा करके रखे होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पैसा भी खत्म हो जाता है। अब वो बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई को तो जारी रखता है क्योंकि उसकी माँ कह करके गई थी कि तुम अपने पढ़ाई को बंद नहीं होने देना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना और पढ़ लिख करके तुम्हें एक बड़ा इंसान बनना है और जीवन में कभी भी तुम किसी दूसरे के पास हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए वो इधर उधर कुछ काम करके अपना जीवन यापन भी किया करता था और पढ़ाई का भी खर्च निकाल करके पढ़ाई किया करता था। धीरे धीरे इस तरह से समय बीत रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वो जब स्कूल से आता है और उसके बाद काम की तलाश में बाहर जाता है तो उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है, इसलिए उसके पास तो कुछ पैसा था भी नहीं। तो उस दिन उस रात को उसे भूखे ही सोना पड़ जाता है क्योंकि दोस्तों वो रोज कमाया करता था और रोज अपने पेट को भरा करता था। छोटा सा एक कच्चा मकान था, उसी में वो रहा करता था और फिर वो अपने घर आकर के सोचता है कि चलो आज काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कल काम मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वो एक गिलास पानी पीता है और फिर अपने घर के अंदर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, वो स्कूल के लिए तैयार होकर के खाली पेट ही पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता है और फिर दूसरे दिन भी पढ़ करके जब शाम को वो वापस स्कूल से आता है तो फिर काम ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उस दिन भी उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वो इधर उधर कहीं चाय की दुकान पर तो कभी होटल में काम ढूंढ करके काम कर लिया करता था, लेकिन आज उसके पहुंचने से ही पहले वहां पर एक दूसरा वर्कर आ चुके थे और वो वहां का काम कर रहे थे। अब वो बच्चा बहुत ही मायूस हो जाता है, उदास होकर के अपने घर लौट करके आता है और फिर रात हो जाती है। उसके बाद वो फिर एक गिलास पानी पीता है, पानी पी करके सो जाता है। अब 2 दिन हो चुका था उसे बिना खाए, इसलिए वो कभी मन में सोचने लगता है क्यों ना मैं किसी से मांग करके खा लूं, लेकिन फिर उसको याद आ जाता है कि मेरी माँ कह करके गई है कि बेटा किसी के पास भी हाथ फैला करके कभी कुछ नहीं मांगना, किसी से भी कभी मांग करके नहीं खाना। इसलिए वो इस बात पर अटल रहता है और फिर इस बात को अपने दिमाग से ही निकाल देता है कि मुझे किसी से मांग करके खाना है। अगले दिन फिर से सुबह होती है और उसके बाद फिर वो सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले आज काम ढूंढने के लिए बाहर चला जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम तो ढूंढ ही लूंगा। अब दोस्तों वो घर से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन 2 दिन से भूखा होने के कारण उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता था। उसी हालत में वो इधर उधर काम के लिए भटकने लगता है, लेकिन आज भी उसकी फूटी हुई किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। धीरे धीरे काम को ढूंढते ढूंढते 12 बज जाता है, दोपहर का समय हो जाता है। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और फिर उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, उसे काफ़ी चक्कर सा आने लगता है। तो फिर वो सोचता है
कि भूखा मरने से तो अच्छा है कि क्यों ना मैं किसी से कुछ मांग करके ही खा लूं। लेकिन फिर से उसकी माँ की बात उसके सामने आ जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये पेट है, पेट का भूख सारी चीजों को भुला देती है। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मांग करके खाना तो गलत है, लेकिन किसी से मदद तो ले सकता हूँ, और बाद में जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं उसके बाद उसे चुका दूंगा। और फिर यही सोच करके वो अपने गांव आ जाता है, और गांव के पास आकर के एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ था, उस घर का दरवाजा को खटखटाता है। और खटखटाने के बाद उस गेट से एक महिला निकलती है। वो महिला बाहर आती है और आकर के कहती है कि बेटा, तुम्हें कोई चीज की जरूरत है? बताओ बेटा, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। अब वो लड़का एक मन में ये सोचने लगता है कि मैं इस महिला को सारी बातें बता देता हूँ कि मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ। लेकिन फिर से उसकी माँ की बात उसके पास में आ जाता है, और फिर वो ये बातों को छुपा लेता है। और फिर वो कहता है कि माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगा है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? उसके बाद उसे देख करके वो महिला समझ जाती है कि ये लड़का बहुत ही भूखा है और इसकी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर वो अंदर जाती है और फिर पानी की जगह एक गिलास दूध और हाथ में 2 लड्डू लेकर के आती है। जैसे ही वो लड़का गिलास को अपने हाथ में लेता है और पीने के लिए सोचता है, तभी देखता है कि इस गिलास में तो पानी की जगह दूध है और उस महिला के हाथों में 2 लड्डू है। तब तक वो महिला कहती है कि बेटा, तब तक ये 2 लड्डू खा लो, तब तक दूध गर्म है, वो ठंडा हो जाएगा। तो फिर वो लड़का कहता है कि माँ, मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ पानी आपसे मांगा था, फिर आपने मुझे ये दूध और लड्डू ला करके क्यों दे दिया? तो फिर वो महिला कहती है कि बेटा, मैं तुझे देख करके समझ गई कि तुम बहुत भूखे हो, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें टूटने नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तुम इसे खाओ और खा करके अपने पेट का भूख मिटाओ। उसके बाद वो लड़का दोनों लड्डू को खाता है और फिर वो एक गिलास दूध को भी पी लेता है। दोस्तों, उस महिला के पास भी एक बेटा था, इसलिए बेटे का दर्द वो अच्छे तरह से समझ रही थी। अब उसके दूध को पीते हुए वो लड़का सोचने लगता है कि मैं इसकी कुछ न कुछ जरूर मदद करूंगा, मुझसे जो हो पाएगा मैं इनके लिए जरूर करूंगा। और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है कि माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो फिर इस पर महिला कहती है कि बेटा, मैं तुमसे कोई काम करवाने के लिए ये चीज नहीं दिया था, तुम भूखे थे इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया और लड्डू खिलाया, इसके लिए तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का जिद पकड़ लेता है कि नहीं माँ, मैं आपका दूध पी करके इस तरह से नहीं रह सकता हूँ, मुझे आप कोई ना कोई काम दीजिए, मैं उसे जरूर करूँगा। उसके बाद वो महिला कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा ऐसा ही इच्छा है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब भी किसी की मदद करने के लायक हो जाओगे तो कोई भी तुम्हारे जैसा जरूरतमंद रहेगा उसकी तुम मदद करोगे। ये बात वो महिला उस बच्चे का दिल रखने के लिए बोल दी थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी इस स्वाभिमानी बच्चे का दिल टूटे। तो फिर उसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ, मुझे जब भी लगेगा कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। और फिर ये कह करके लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके फिर से वो अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता है, और इसी तरह मेहनत करके वो अपने पढ़ाई का भी खर्च निकाला करता और अपने खाने पीने के लिए भी जुगाड़ किया करता था। अब दोस्तों, इसी तरह से एक दिन वो महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, वहीं पर वो लड़का क्लास के अंदर बैठा हुआ मिल जाता है। जैसे ही वो उस लड़के को देखती है तो वो समझ जाती है, और उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उस लड़के के बारे में पूछने लगती है। तो फिर प्रिंसिपल पूरी की पूरी बात उस महिला को बताता है। वो बताते हैं कि इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तो तब से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने स्कूल के पढ़ाई लिखाई को भी मेंटेन किया करता है और अपना भरण पोषण भी किया करता है। अब उसके बाद वो महिला उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है। वो चाहती है कि इस स्वाभिमानी लड़का का कभी स्वाभिमान ना टूटे। और फिर वो महिला कहती है कि प्रिंसिपल सर, अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे का फीस भर दूं। तो इस पर प्रिंसिपल कहते हैं, वो बात तो ठीक है, इस बच्चे का आप फीस भर देंगे, लेकिन वो लड़का इस बात के लिए राजी नहीं हो, क्योंकि मैंने भी कई बार इस लड़के से कहा कि बेटा मैं तुम्हारी फीस को भर दिया करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़का हर बार मना कर देता है और कहता है कि सर, मैं अपनी फीस को खुद ही भर करके मैं अपने मुकाम को हासिल करूंगा। अब उसके बाद वो महिला कहती है कि मुझे किसी भी तरह से इस बच्चे का मदद करना है, आप ऐसा कहिए
कि इस बच्चे का सरकार माफ कर दी है फीस, बस अब तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ऐसा कह करके वो महिला पूरे 1 साल की फी एक ही बार भर देती है स्कूल में। धीरे धीरे समय बीतते चला जाता है। वो महिला हर साल आकर के फीस भर दिया करती थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतते चला जाता है और फिर वो लड़का उस स्कूल से पढ़ाई पूरी करके और भी आगे पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है। और फिर जैसे ही एक दिन वो महिला फिर से स्कूल का फी भरने के लिए आती है तो वहाँ के प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि वो लड़का तो अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। तो फिर वो महिला ये सोच करके अपने घर वापस आ जाती है कि शायद मेरे नसीब में इस बच्चे का मदद इतना ही लिखा हुआ था। इधर उसका भी बच्चा पढ़ रहा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। महिला अच्छे घराने से थी, उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी खासी थी और फिर इस तरह से उसका बेटा भी एक दिन बड़ा हो जाता है और एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब दोस्तों, वो महिला पहले से ही सुखी संपन्न घराने की थी और उसका बेटा भी अब अच्छा खासा कमा लिया करता था, इसलिए उसका दिन अच्छे से गुजर जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और फिर उस लड़के से मिले हुए इस महिला को लगभग 25 साल बीत चुके थे और फिर 25 साल के बाद उस महिला का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और फिर उसका बेटा एक अच्छा सा अस्पताल में लेकर के अपनी माँ को जाता है। अस्पताल में डॉक्टर अच्छे से चेकअप करते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि बेटा, आपकी माँ को कैंसर है, अगर इनका इलाज करवाना है तो आपको बड़े अस्पताल में लेना होगा, लेकिन बड़े अस्पताल में खर्च भी बहुत ज़्यादा है। इस पर वो लड़का कहता है कि सर, खर्च कुछ भी हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माँ को बचाना बेहद ज़रूरी है। और फिर उन्हीं डॉक्टर से बड़े अस्पताल का पता लेकर के वो अपनी माँ को लेकर के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उसकी माँ ये देख करके कहती है कि बेटा रहने दो, इसमें अगर मेरा इलाज तुम करवाओगे तो तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। तो फिर इस पर उसका बेटा कहता है कि माँ, मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ। अगर तुम सही सलामत रहेगी, तुम स्वस्थ हो जाओगी तो मैं पैसा और भी कमा लूँगा, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और आगे के इलाज के लिए वो अपनी माँ को तैयार कर लेता है, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ बचपन से ही उस लड़के को भी अच्छा संस्कार दी होती है। अब उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जा कर के वो पता करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि डॉक्टर साहब तो विदेश गए हुए हैं किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर कल तक आ जाएंगे। अगर उनको अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाना है तो उन्हें यहाँ पर एडमिट होना होगा। तो फिर उनका बेटा अपनी माँ को एडमिट करवा देता है हॉस्पिटल में। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो उसका कुछ चेकअप करवाते हैं। चेकअप में जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को देख करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनका कैंसर जो है वो फर्स्ट स्टेज में है, अगर इनका इलाज अच्छे से करवाया जाए तो इनका कैंसर ठीक हो सकता है। तो फिर इस पर वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब, खर्च चाहे जो भी आ जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस मेरी माँ का इलाज अच्छे से करके मेरी माँ को बचा दो। और फिर दोस्तों उसके बाद उसकी माँ का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और वहाँ के बड़े डॉक्टर जो थे वो खुद अपने से इलाज उनका शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और उसके बाद उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो अपने माँ के पीछे वो लड़का ख़त्म कर चुका था, क्योंकि उनकी माँ का जो दवाई था वो बहुत महंगा आया करता था, इसलिए रुपया भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च हो जाया करता था और उसका बिजनेस जो था वो भी धीरे धीरे बहुत ही नामात्र चलने लगा था, क्योंकि वो अपनी माँ के बीमारी के पीछे पूरा ध्यान लगा चुका था, बिजनेस से ध्यान उसका हट चुका था। ये सब देख करके उसकी माँ कहती है, बेटा इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, मेरी ये कैंसर की इलाज तो बहुत महंगी है, अब आगे का खर्च कैसे चलाओगे? अगर लंबा इलाज चलेगा तो कहाँ से मेरी खर्च हो पाएगा? इस पर वो बेटा कहता है, माँ मुझे अगर सारी प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए, घर मकान जो भी बेचना पड़े मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मैं आपका इलाज करवा करके ही रहूंगा। माँ कहती है, बेटा वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो कुछ दिन में अब मर ही जाऊंगी, फिर तुम क्यों इस बूढ़ी माँ पर इतना खर्च किए जा रहा है? अगर तुम मेरे ही पीछे सब कुछ अपना बेच देगा तो तुम्हारी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? लड़का कहता है कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, माँ ही गुरु है, माँ ही भगवान है, माँ ही मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ है, इसलिए मैं अपनी माँ को ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। और फिर उसके बाद इधर उधर से वो और भी पैसे का इंतजाम करता है और फिर अपनी माँ का इलाज जारी रखता है। धीरे धीरे 1 महीना से ऊपर बीत जाता है और फिर उसकी माँ धीरे धीरे
काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। और फिर डॉक्टर साहब उस लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ लगभग अब पूरी तरह से ठीक है, मैं बस कल एक चेकअप करूंगा, अगर वो चेकअप में आ जाएगा कि आपकी माँ पूरी तरह ठीक है तो समझ जाइए कि आपकी माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है। और दूसरे दिन जब डॉक्टर साहब उनका चेकअप करवाते हैं तो रिपोर्ट में आता है कि उनकी माँ पूरी तरह से ठीक है, रिपोर्ट में कोई भी कैंसर का अंश नहीं मिला। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल आपकी माँ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपकी माँ पूरी तरह से ठीक है। अब दोस्तों दोनों माँ बेटा उस हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे ये सोचने लगता है कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन कल जब डिस्चार्ज करेगा तो इस हॉस्पिटल का बिल कौन चुकाएगा। इस तरह से कुछ देर बात करने के बाद फिर वो बेटा बताता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैंने एक साहूकार से बात कर लिया है, वो कल पैसा लेकर के यहाँ आ जाएगा, मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया है और वो जो पैसे देंगे उस पैसे को मैं कुछ दिन में मेहनत करके चुका दूंगा और उसके बाद अपने घर को गिरवी से छुड़ा लूंगा। इसी तरह से दोनों माँ बेटे के बीच में बात होते होते फिर उसके बाद रात गुजर जाती है, सुबह होती है। तो फिर सुबह होते ही उसके कमरे में एक कंपाउंडर आता है और वो कंपाउंडर उस लड़के के हाथ में एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल का बिल है। अब वो लड़का उस लिफाफे को देख करके काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जिस साहूकार से बात किया रहता है वो साहूकार उसका अभी तक भी हॉस्पिटल नहीं आया होता है। तभी उसकी माँ हाथ में लिफाफा को लेते हुए कहती है, अच्छा देखो तो सही इसमें कितना बिल आया है हॉस्पिटल का। उसके बाद वो अपने हाथ में लिफाफा लेकर के जैसे ही वो फाड़ करके निकालती है तो उस लिफाफे में एक लेटर लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद उस माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके बाद उसका बेटा उस लेटर को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद खुद से ही पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि माँ आपने इस हॉस्पिटल का बिल तो आज से 25 साल पहले ही चुका दिया था, क्योंकि आपने जो 1 गिलास दूध और 2 लड्डू दिया था वो आपका हॉस्पिटल का बिल से कहीं ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद वो लड़का पूछता है कि माँ ये कैसा बिल है, ये कैसा लेटर है, क्या तुम उस डॉक्टर को पहले से जानती थी। उसके बाद उस बूढ़ी माँ को सब कुछ याद आ जाता है और फिर अपने बेटे को बताती है कि बेटा आज से 25 साल पहले एक भूखा मेरे द्वार पर आया हुआ था लड़का, और तुम उस समय बहुत ही छोटे थे। वो लड़का मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था और मैंने उस समय उसे 1 गिलास दूध और 2 लड्डू खिला दिए थे, और ये वही लड़का है जो आज डॉक्टर बन चुके हैं। इतने ही देर में वो डॉक्टर भी वहां पर आ गए थे और दीवार के पास में सट करके उनकी बातों को सुन रहे थे। और फिर उसके बाद अचानक से उस बूढ़ी माँ के पास में वो डॉक्टर आते हैं और फिर अचानक से दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और फिर सभी कोई फूट फूट करके रोने लगते हैं। उसके बाद उसका बेटा इधर उधर जो कुछ थोड़ा मोड़ा कर्जा लिया होता है उस कर्जे को भी चुका देता है। उसके बाद कहते हैं कि माँ देखो तुमने जो मुझे कहा था मैंने जरूरतमंद का सेवा कर दी है, उसकी मदद कर दी है। उसके बाद वो महिला गले से लगा करके कहती है कि बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं वही महिला हूँ। तो फिर वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि माँ मैंने जब आपकी आईडी देखी, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आए थे तो आपकी आईडी मेरे पास जमा हुआ था। उस आईडी को जैसे ही मैंने देखा तो उसमें पता मेरे ही गांव का था। मैंने जैसे ही पूरी तरह से इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि वो महिला आप ही हैं। और उसके बाद मुझे ये भी बात पता चला कि मेरे स्कूल का जितना भी फीस हुआ था वो सारे फीस को आप ही भर दिया करते थे। मुझे ये सारी बात प्रिंसिपल सर के माध्यम से मालूम चल चुका था। अब माँ आपने मुझ पर इतना ज़्यादा एहसान किया था तो इस एहसान को तो मुझे चुकाना ही था। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने पेशेंट की देखभाल और सेवा करने में फिर से जुड़ जाते हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटा वहाँ से अपने घर वापस चले आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को कैसी लगी कहानी, आप सभी को क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।